गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 के हिंदी क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं टीपीएम सर आज क्लास 5 के हिंदी चैप्टर 3 में कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। आज के कहानी का शीर्षक है पेज नंबर 23 3 पार्ट में दिया गया है हमारे पड़ोसी। तीसरा पार्ट है हमारे पड़ोसी। कौन? श्रीलंका। तो पहले समझ लें कि पड़ोसी किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार आप अपने घर में रहते हैं, घर के अगल बगल में जो लोग रहते हैं वे आपके पड़ोसी हुए। उसी तरह हमारा देश भारत जो है, उस भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ जो है, जो क्षेत्र है, जो जगह है, वह हमारे देश अर्थात भारत का पड़ोसी है। तो हमारे देश भारत के पड़ोसी में दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण भाग में एक देश है। उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका से देश से आप सब लगभग परिचित ही होंगे। आप सब रामायण देखे होंगे। रामायण में श्रीलंका का जिक्र होता है। राम, सीता, रावण ये सभी पात्र होते हैं रामायण में। बच्चों जान रहे होंगे रामायण के कथा के बारे में। तो उसमें रावण जो थे वे कहाँ के रहने वाले थे? श्रीलंका के रहने वाले थे। तो उसी श्रीलंका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे देश भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, देश है। ठीक है, अब हम लोग किताब की ओर आएंगे। देखो दिया है देश विदेश की जानकारी रोचक भी होती है और ज्ञानवर्धक भी। प्रस्तुत पाठ में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की झांकी प्रस्तुत की गई है। वहां की प्राकृतिक छटा, धर्म, कला और संस्कृति की संक्षिप्त जानकारी या उपयोगी हम लोग आज जानेंगे। सब कोई उत्सुक होते हैं कि बगल में क्या हो रहा है। तो हमारे देश के बगल में यानी पड़ोसी राष्ट्र के बारे में भी लोग जानने के उत्सुक होते हैं। तो उसी प्रकार आज इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीलंका की जो वहाँ की छटा है, वहाँ की जो सौंदर्य है, वहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के धर्म, वहाँ के विषय वस्तु के बारे में हम लोग जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किताब देखेंगे। भारत के दक्षिण में एक छोटा द्वीप है श्रीलंका। रामायण में लंका के वैभव का वर्णन मिलता है। उसे सोने की लंका कहा जाता था। हम रावण को लंका के राजा के रूप में जानते हैं। यदि आप आज श्रीलंका जाएं तो वहां रावण का जिक्र करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वहां कई पहाड़ियां ऐसी है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें भारत के कोई मंकी गॉड, जिसे दूसरा नाम हनुमान जी उठाकर लाए थे। पौराणिक कथाओं में कितना सच होता है यह तो खोज का विषय है, किंतु यह सच है कि श्रीलंका से हमारा पुराना और अच्छा संबंध रहा है। अब इसको पहले समझ लेंगे कि हमारा श्रीलंका कहाँ है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप। कठिन शब्द आएंगे शब्द में, देखिएगा। कठिन शब्द में द्वीप का अर्थ होता है चारों ओर पानी से घिरा हुआ जगह या जमीन या धरती। अगर एक ऐसा जगह जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका जो जगह है वह भी चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए श्रीलंका को द्वीप माना गया है। वैभव, वहां की जो शान शौकत, आराम फरमाने का जो रंग, रुतबा, ढंग जो होता है वो उनकी शान है। तो श्रीलंका का वैभव श्रीलंका की शान है। पौराणिक, पुराण ग्रंथ से ली गई कथा। पौराणिक का अर्थ होता है, पुराण एक ग्रंथ है, ग्रंथ से ली गई कहानी को हम लोग पौराणिक कथा कहते हैं, जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहास में हम लोग कोई साक्ष्य प्रमाण है तो इतिहास के द्वारा हम पढ़ लेते हैं। तो पुराण में जो लिखा गया है वो कथा के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन पौराणिक कथा है, वह था, इसीलिए उसमें जिक्र है, लिखा गया है। तो वो पौराणिक कथा
जो पुराण ग्रंथ से ली गई कहानी है। इसके बाद है प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, जिसे हम लोग पूजते हैं, फोटो या तस्वीर में देखते हैं। श्री, श्री का अर्थ होता है धन भी और सुंदर भी। और आगे हम लोग देखेंगे संपन्न, जो सुखी संपन्न पूरा धन दौलत से परिपूर्ण है, वह धनी, धन जिसके पास अधिक धन है, संपन्न है। जिक्र, जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो उसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, जिक्र का अर्थ होता है चर्चा करना। हस्तशिल्प, हस्त का अर्थ होता है हाथ, शिल्प का अर्थ होता है कला। हाथ के द्वारा बनाया गया शिल्प, चाहे मूर्ति हो, चाहे अन्य चित्रकार हो, तो हाथ के द्वारा बनाया गया मिट्टी से, लोहा से, कोई अन्य धातु से बनाई गई वस्तु को हम लोग हाथ से बनाया गया हुआ वस्तु को हस्तशिल्प कहते हैं। अभयारण्य, अभयारण्य का अर्थ होता है निडर होकर, जहां जानवर या पशु पंछी एक जगह रहते हैं, उसे अभयारण्य कहते हैं। बहुतायत, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में। और आभूषण का अर्थ होता है गहना। हम समझ रहे हैं कि ये सारे जो कठिन शब्द है, इसका अर्थ आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद फिर हम लोग ये शब्द हमारे किताब में मिलेंगे, इसीलिए ये शब्द को हम लोग जान भी लेंगे, समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे, ताकि पढ़ने के समय इसके बारे में हमको समझने में आसानी हो। अब देखो दिया गया है, श्रीलंका की आबादी में सबसे अधिक सिंहली है। वे बौद्ध धर्म को मानते हैं। भारत के बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अनेकानेक देशों तक पहुंचाया था। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म का शांति संदेश लेकर लंका ले गए थे। आज भी वहां पीपल के वृक्ष और स्थान स्थान पर लगी बुद्ध की प्रतिमाएं उनकी याद दिलाती है। वे ही बोधि वृक्ष की टहनी श्रीलंका लाए थे। श्रीलंका में भारतीय तमिल मूल के लोग भी रहते हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। भारत की भांति वहां इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले भी रहते हैं। अब देखो श्रीलंका में सबसे अधिक जाति सिंहली, सिंहली एक जाति है। जिस तरह हम लोग विभिन्न ये भारत में भी विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह श्रीलंका में भी सिंहली जाति के लोग अधिक पाए जाते हैं, जिनका धर्म होता है बौद्ध धर्म। वे सबसे अधिक बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम जानते होंगे, यह पिछली कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये बौद्ध धर्म के जो थे, उनकी श्रीलंका में अत्यधिक अधिक पूजा होती है। सिंहली लोग ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म वहां तक लाया कौन? पहले तो रामायण में रावण था। रावण की अभी वहां पर चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि वो जमाना तो लग गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म आ गया। अब बौद्ध धर्म वहां तक पहुंचाया कौन? तो महान सम्राट अशोक। अशोक जो प्रतापी राजा थे, शासक थे, प्रतापी शासक। उन्होंने बहुत राष्ट्र को जीतकर, विजय प्राप्त कर बहुत सा राष्ट्र अपने कब्जा में किया था। और इसी दरमियान उसने हिंसा भी बहुत किया था, लेकिन वह अहिंसा धर्म अपनाया। बहुत हिंसा होने के बाद उसके मन में आत्मग्लानि हुई और उन्होंने हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म हिंसा नहीं चाहता है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य है अहिंसा। तो गौतम बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने अपना हथियार फेंक देता है, त्याग देता है, हथियार त्याग दिया और अपने को एक अहिंसावादी बने और बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसी बौद्ध धर्म को वह श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने गया। वो उस बौद्ध धर्म, बोधि वृक्ष जो है स्थान पर बौद्ध का प्रतिमाएं माने मूर्ति चारों ओर स्थापित किया श्रीलंका में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में उसके सम्राट अशोक के साथ उनके बेटा, पुत्र का नाम महेंद्र था और उनकी एक बेटी पुत्री का नाम संघमित्रा था, जो
उनको धर्म प्रचार में साथ दिए थे, श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में भी तमिल मूल के लोग रहते हैं। भारत में तमिलनाडु जान रहे हैं, तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलने वाले तमिल लोग बहुत ज्यादा रहते हैं जो भारत के हैं। तो वहां से भी कुछ लोग श्रीलंका गए हैं और वो भी अपना धर्म तमिल भाषा जो है वहां का, वे लोग तमिल लोग भी श्रीलंका में रहते हैं। साथ साथ बहुत वे, चूंकि भारत से गया है, भारत हिंदुओं का है, हिंदू देश है, इसलिए जब वो तमिलनाडु से गया था तो वहां श्रीलंका में जाकर उन्होंने भारत के धर्म यानी हिंदू धर्म को अपनाया। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म था, अब हिंदू धर्म भी तमिल से गया। इसी तरह ईसाई धर्म वाले भी, इस्लाम धर्म वाले भी वहां पर गए और आराम से वहां भी रह रहे हैं। आज भी हम लोग जिस तरह आप अपने घर के बगल से, पड़ोसी से मित्रता का व्यवहार रखते हैं, उसी प्रकार हमारा देश भारत जो है श्रीलंका से भी मित्रता का व्यवहार रखता है। श्रीलंका के लोग और भारत के लोग में गहरी मित्रता रहती है, तभी एक दूसरे के यहाँ आना जाना और रहना होता है। आगे बढ़ेंगे। अब श्रीलंका की प्राकृतिक, वहां की प्रकृति का दृश्य कैसा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से श्रीलंका सचमुच सिर्फ संपन्न है। प्राकृतिक से देखेंगे तो वास्तव में श्रीलंका पूरा सुखी, संपन्न और सुंदर धन रूपी है, क्योंकि दूर दूर तक फैला समुद्र, पहाड़, पेड़, जंगल और हाथी श्रीलंका की पहचान। श्रीलंका में बहुत अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते हैं और वहां चूंकि हम लोग पहले भी जान गए हैं कि श्रीलंका चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। वहां स्वाभाविक है कि जंगल बहुत है, पहाड़ है। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि मंकी गोड यानी हनुमान जी बहुत सारे पहाड़ लेकर वहां पर रखे थे श्रीलंका में, तो वो पहाड़ और बड़ा होकर, पेड़ पौधे बड़े होकर घना हो गए हैं और वहां पर बहुत सारे हाथी रहते हैं। ठीक है, तो वहां के हस्तशिल्प में इन सबकी गहरी छाप देखी जा सकती है। वहां के महल में, घर के दीवार में बहुत उस समय कलाकारी करते थे, हाथ से बनाकर दीवार में हाथी का चित्र बनाते थे। विशेष रूप से कलाकृतियों में हाथियों का प्रयोग बहुत किया जाता था। वहां पर घर बनाते समय दीवार में हाथी का चित्र बहुत अधिक मात्रा में वहां के लोग बनाते हैं। कैंडी नामक स्थान पर हाथियों का एक अभयारण्य है। कैंडी एक वहां पर एक जगह है श्रीलंका में जहां हाथियों के रहने का जगह, जैसे आप सभी चिड़ियाघर देखे होंगे तो चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पंछी चिड़िया रहते हैं, उसी तरह अभयारण्य में जहां पर हाथियों का झुंड या हाथी अधिक मात्रा में रहता है, लीडर होकर, उस पर कोई किसी प्रकार का डर नहीं होता है। उस जगह पर वे सभी पशु हाथियां आराम से इधर उधर जा सकते हैं, जाते हैं, रहते हैं। तो वे सभी जो लीडर होकर एक स्थान पर रहते हैं, वह अभयारण्य क्या है, जहां हजारों की संख्या में हाथी पाया जाता है। इसके अलावा वहां पर जिस प्रकार भारत में धान की फसल अधिक होती है, पेड़ पौधे भारत में बहुत सारे हैं, नीम के हैं, पीपल के हैं, बरगद के हैं, फल में है, आम है, अमरूद है। उसी तरह नारियल आप सभी जान रहे होंगे। तो नारियल के पेड़ों की बहुतायात होने से उससे बना सामान भी बहुत मिलता है। वहां पर नारियल का पेड़ बहुत है, हर जगह चारों ओर देखो पहाड़ के ऊपर नारियल का पेड़ नजर आएगा। जहां देखो नारियल का ही पेड़, तो वहां नारियल अधिक मात्रा में है, बहुतायात मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो वहां नारियल का पेड़ अधिक है, जिस कारण वहां के लोग नारियल के पेड़ से या फिर नारियल से तरह तरह के अपने हाथ की कला का प्रदर्शन करते हैं, हाथ से बनाते हैं। नारियल के पेड़ के द्वारा कोई सामान या उसके नारियल के द्वारा ही कोई सामान बनाते हैं। तो
उससे बना सामान बहुत हम लोगों को मिलता है। श्रीलंका में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ के जब वहाँ लोग रहते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ के बच्चे भी होंगे और बच्चे भी आप लोगों के जैसा स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, दूसरे जगह कोई श्रीलंका के सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, कोई श्रीलंका के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। सबका अपना अपना अलग अलग वेशभूषा और ड्रेस स्कूल का होगा। तो वहाँ के बच्चों के स्वास्थ्य पर, शरीर भी बच्चों का स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, इसके लिए और उसकी शिक्षा भी अच्छी ढंग से मिले, इसके लिए श्रीलंका के सरकार भी मदद करती है और पढ़ाती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में वहाँ की सरकार बच्चों को क्या देती है, तो दूर दराज के इलाकों में साफ सुथरी पोशाक में स्कूल जाते बच्चे नजर आते हैं। वहाँ जब कोई जाएगा देखने के लिए तो श्रीलंका के बच्चे भी अपने घर से दूर दराज तक पढ़ने के लिए जाते हैं, अच्छी अच्छी पोशाक पहन कर जाते हैं, स्कूल ड्रेस पहन कर जाते हैं। भारत के लोगों को वहाँ पराये देश से आए व्यक्ति की नज़र से नहीं देखा जाता। ये जो भारत के लोग भी श्रीलंका के बारे में जानने के लिए भारत के लोग जब श्रीलंका जाते हैं घूमने के ख्याल से, घूमने के लिए वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की लोग, वहाँ की प्रकृति, वहाँ देश देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लोग, श्रीलंका के लोग जब जानते हैं कि ये लोग भारत से आए हैं तो उनको हीन भावना से या बुरी नज़र से या फिर दुश्मनी की भावना से नहीं देखते हैं। वे सभी भारत के लोगों को मित्र की भावना से देखते हैं, दोस्ती की भावना से देखते हैं, उनका आदर सत्कार और रहने की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह भारत के लोगों को वहाँ पराये देश, दूसरे देश, विदेशी जैसा नहीं समझा जाता है। दक्षिण भारतीय नृत्यों और कलाओं में बहुत समानता देखी जा सकती है। कुछ कुछ नृत्य, नाचने की ढंग, कुछ कुछ बनाने का ढंग, कुछ कुछ रहन सहन, खान पान में कुछ समानता भारत और श्रीलंका में मिलता है। जिस तरह हम लोग आराम से एक फैमिली में, एक परिवार में जिस तरह रहते हैं, भारत वहाँ श्रीलंका के दोस्त लोग भी एक परिवार के साथ रहते हैं। भारत में जिस तरह की स्कूल की व्यवस्था है, श्रीलंका में भी उस तरह की स्कूल की व्यवस्था है। भारत में जिस तरह की शासन की व्यवस्था है, श्रीलंका में भी उस तरह की शासन की व्यवस्था है। भारत के लोग जिस तरह के से वस्त्र पहनते हैं, वहाँ के लोग भी वस्त्र पहनते हैं। तो कुछ कुछ समानता यानी कि मिलता जुलता भारत और श्रीलंका के साथ है, इसीलिए भारत और श्रीलंका में दोस्ती है, मित्रता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। जिस तरह हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है, राजधानी यानी मेन जगह, मुख्यालय। जिस तरह हमारे राज्य झारखंड की राजधानी रांची है, पूरे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है, उसी तरह श्रीलंका भी एक देश है, तो श्रीलंका देश की राजधानी कहाँ हो गया? कोलंबो। ठीक है, याद करेंगे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। वहां से कुछ ही दूर रत्नपुरा में कीमती रत्नों और आभूषणों का बहुत सुंदर काम होता है। क्योंकि श्रीलंका तो हस्तशिल्प, वहाँ के मजदूर, कामगार, कारीगर बहुत सारे हैं, तो वहाँ शिल्प का अपने हाथ से बहुत सारे तरह तरह के सामान बनाते हैं। तो श्रीलंका में एक जगह रत्नापुर है। रत्नापुर में क्या है? कीमती रत्न, बहुत को नीलम, पोखराज, हीरा, मोती, ये सब क्या है? रत्न है, बहुमूल्य, जिसका कीमत बहुत अधिक होता है, उसे कहते हैं बहुमूल्य। बहुमूल्य रत्न श्रीलंका के रत्नपुरा स्थान में पाया जाता है। और वो उस स्थान में उस तरह का रत्न पाने से क्या होता है? वहाँ के जो लोग कारीगर है उस रत्न को लेकर बहुत तरह तरह के आभूषण बनाते हैं। आभूषण का अर्थ होता है हम लोग जैसे पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, गला में हार पहनते हैं, महिलाएं बहुत तरह तरह के श्रृंगार के सामान करते हैं, ये सभी क्या है? आभूषण है। तो ये सभी आभूषण वहाँ के शिल्पकार लोग बनाते हैं इन्हीं रत्नों से। जहाँ जो रत्न उसे वहाँ मिलता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, यहाँ तक के नारियल के सींगों से बने आभूषण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। वहाँ के जो रत्न पाए जाते हैं
उस रत्न से तो वे लोग तरह तरह के कलाकृति करके बनाते हैं, और जो बाहर से लोग जाते हैं उनके बनाए गए कलाकृतियों को देखकर पसंद करते हैं, उन्हें खरीदते भी हैं और खरीद कर अपने देश को लाते हैं। आप सभी कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पर जो आप सबको अच्छा लगता है उस वस्तु को आप खरीद लेते हैं। उसी तरह दूसरे देश से गया हुआ व्यक्ति श्रीलंका के लोगों द्वारा बनाया गया रत्नों से जो सामान बनता है उसको पसंद आता है तो वह उसे खरीद लेते हैं। तो श्रीलंका के लोग रत्नों के द्वारा भी आभूषण बनाते हैं, तरह तरह के खिलौने के सामान भी बनाते हैं। इसी तरह वहाँ नारियल का पेड़ क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो नारियल के पेड़ के पेड़ों से तरह तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। नारियल और सींगों से हाथी भी वहां पाया जाता है, तो हाथी की भी सींग से, हाथी के दांत से, हाथी दांत देखे हैं ना, तो उस हाथी के दांत से भी तरह तरह के वे लोग औजार या सामान या फिर आभूषण बनाते हैं। जो पर्यटक जो दूसरे देश के से जाते हैं वे सभी पसंद करते हैं और खरीदते हैं, और इतना अच्छा और सुंदर दिखता है उन लोगों के बनाया गया आभूषण या कलाकृतियां, जो जितने भी पर्यटक जाते हैं उनका मन मोह लेता है, यानी कि उसके मन में यह भावना हो जाती है कि हम इसे खरीद लें। और इस तरह पर्यटक जितने दूसरे देश के जाते हैं वहाँ के वस्तुओं को खरीदते हैं और अपनी जगह अपने देश ले आते हैं। पर्यटकों का जो ऐसे वह स्थान आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण का क्या होता है? किसी को आकर्षित करना, मतलब उसे प्रसन्न करना, उसके मन जो है उसके ओर खींचता चला जाता है। इस तरह आज का जो है पाठ पूर्ण होता है। पार्ट 3 हमारा पड़ोसी श्रीलंका। हम चाहेंगे कि ये जो शब्दार्थ दिया गया है पेज नंबर 25 में आप सभी शब्दार्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉपी पर लिख कर, नहीं होता है तो याद भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगले अध्याय की ओर जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।